फहीम बख्श का हाथ हवा में बुलंद था, जिसे जोनी के चेहरे पर पड़ने से पहले ही आमन ने रोक लिया था। जोनी को अपनी आंखों पर यकीन ना आया कि उसकी खातिर वो अपने चाचा के सामने आ गया है। जवान औलाद है चाचा, थोड़ा तो लिहाज कर लो। मानो उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। आंखें अंगारे बरसा रही थी, मगर लहजे में लचक थी। वो अपने चाचा का एहतराम नहीं भूला था। निहायत आहिस्तगी से उनका हाथ नीचे की जानिब छोड़ते वो समझाने वाले तर्ज में बोला, तुमने मेरा हाथ कैसे रोका? अगले ही पल फहीम बख्श गुस्से से आमन का गिरेबान पकड़ते धाड़ा। वो उसके पास जवाब नहीं था कोई। वो खुद भी नहीं जानता वो क्यों बीच में आ गया था आज। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिस्टर, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट लाइवा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं आप लोगों के लिए हुस्न कमल का नॉवेल वफाए यार की किस्त नंबर 15 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं बाद में आती हूँ सफाई करने। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा खुला। दोनों की तवज्जो एक साथ ही दरवाजे की जानिब गई थी, जहां आफिया बोखलाहट के साथ इन दोनों का चेहरा तक रही थी। पीछे से देखने पर आफिया को आमन धोनी पर झुका हुआ नजर आ रहा था, जिसके सबब वो गलत मतलब अखज़ कर गई थी। कहीं ना कहीं इसे बुरा लगा था आमन का किसी और के इतना करीब होना। अपने दिल को भारी होता पाया। आमन बख्श चौधरी इतना खूबसूरत था कि इसके साथ रहते हुए अट्रैक्शन पैदा ना हो, ये तो नामुमकिन सी बात है। आफिया, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इसके भाई की मंगेतर हूं मैं, है ना काले बिल्ले? आफिया की बौखलाहट देख जोनी महसूस कर चुकी थी कि वो कोई गलत मतलब अखज़ कर रही है। वैसे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर काले बिल्ले को मिर्चें लगाने का ये मौका कैसे हाथ से जाने दे सकती थी वो। आमन एक कदम दूर हटकर खड़ा हुआ तो जोनी तेजी से उठकर इस हैंडसम नौजवान की जानिब देख जिद करने वाले अंदाज में मुस्कुरा कर पूछने लगी। अमन जानता था कि वो पूछ नहीं रही है, वो तो जता रही है कि इसके भाई की मंगेतर है। अब मैं शहरोज को अपना भाई नहीं मानता, समझी? उसका बाजू आफिया के सामने ही दबोचकर अपने रूबरू खड़े करते आंखों में आंखें डाल एलानिया कहा, चाचा जात तो है ना, गैरत मर गई है तुम्हारी? उसकी मंगेतर पर नजर रखते शर्म नहीं आती? वो जोनी थी, शायद भूल गया था मुकाबिल बातों को घुमा फिराकर आखिर में उसी के सर पर लाकर दे मारा था। दांत पीसते हुए गजबनाक निगाहों से मुकाबिल को तकते सख्त लहजे में इस्तिफसार करने लगी। उसकी आंखों में बड़ा गुस्सा था, इस कदर गुस्सा कि आमन को महसूस हुआ कि आंखों से शोले निकल रहे हों जो उसे जलाकर खाक कर देंगे। इतना गुस्सा क्यों था इन बिलोरी आंखों में उसके लिए, वो समझ ना सका। बाजू पर पकड़ अस्फुट ढीली पड़ी। उसे गुमान हुआ जैसे वो नफरत से देख रही हो उसे, मगर क्यों? कोई वजह तो हुई है अचानक इस बेरुखी व नफरत की। माना बाजू छोड़ दिया था, मगर नजरें वो तो अभी तक मिली हुई थी। एक तरफ शदीद कदूरत थी तो दूसरी तरफ उलझापन, मगर इस उलझेपन में मोहब्बत का अंसर शामिल है। ये कैसे ना देखती आफिया? उसने कभी आमन को इस तरह किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा था जैसे वो जोनी को देख रहा था। मैं बाद में आती हूँ। दिल शदीद दुखा था। क्यों? वो कमसिन लड़की नहीं जानती, बस उसे अच्छा नहीं लग रहा था आमन का जोनी को देखना। दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस की थी। कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ वैसे भी। वो आफिया की जानिब मुड़कर देख नरमी से कहकर मुस्कुराती हुई वहां से जाने लगी। तुमने बताया नहीं तुम क्यों आई थी यहाँ? आमन उसे जाता देख तेजी से पूछने लगा। पढ़ाई से छुट्टियां चल रही हैं मेरी, अपने कमरे में बोर हो रही थी बैठे बैठे, तो सोचा थोड़ा तुम्हें तंग ही कर लूं। वो दांतों की नुमाइश करते मुस्कुराकर लापरवाही से कहती वहां से चली गई। लम्हे लम्हे में रंग बदलती थी वो लड़की, कहाँ 2 लम्हे पहले आंखों से आग बरसा रही थी उस पर, और कहाँ ऐसे मुस्कुरा कर चल दी जैसे कोई बात ही ना हुई हो। आमन भी सर झटकते गार्डन की जानिब चला गया था। आफिया खामोशी से वहां की सफाई करने लगी। उसके दिल में अभी भी एक चुभन सी हो रही थी। अगला सीन। शामिर अनजाने में ही सही इस लड़की को उसकी असल तक ले आया था, जहां से उसकी माँ के इंतकाल के बाद उसे ऐसे फेंक दिया गया था जैसे वो कोई बेमुक्कस सी चीज हो। शाहीन बेगम ने उसे निकालते वक्त कभी ना सोचा होगा कि एक दिन वो इस हवेली में दोबारा दाखिल होगी। उसके हकूक से कैसे नजरें फेरे बैठे थे ये हवेली वाले, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वो हवेली के मेन दरवाजे से दाखिल होते ही खुद को एक अनजाने से एहसास में मुब्तला पा रही थी। नहीं जानती क्यों, मगर वो सब बहुत देखा देखा सा मालूम हो रहा था। वो लड़की कहाँ जानती थी उसके बाप की हवेली है, उसके हकूक से दस्तबरदार हो जाने वाले बाप की, जिसने उसकी माँ के मर जाने के बाद कभी उसकी जानिब रुख किया ही नहीं। कैसा है ज़मीर बाप था वो, कैसा बेज़मीर बाप था वो। अपनी बेटी को फेंक के बैठा था, मगर किस्मत देखो उसे हवेली दोबारा ले ही आई थी। मरियम, मरियम, इधर आ जाओ, तुम्हारे खाने के लिए
आलू उबाल दिए हैं मैंने। मरियम बाहर मत भागो, मरियम मरियम बेटा साथ चलो मेरे, मरियम तेज मत भागो आप गिर जाओगी। वो गाड़ी से जैसे ही उतरी एक अजीब से शहर ने उसे जकड़ लिया। उसे महसूस हुआ जैसे वो यहाँ पहले आ चुकी हो। उसे अपनी माँ की आवाजें आने लगी थी। आह, वो एक लड़की एक ट्रांस में बस चलती जा रही थी। शामिर खासा हैरान हुआ था ये देख कि वो लड़की पहली बार आई थी, लेकिन इसके बावजूद जानती थी कि हवेली का रास्ता किधर से है। वो छोटी छोटी गलियों से गुजरती हुई लाउंज तक खुद ही पहुंच गई थी। शामिर ने उसके पीछे आकर कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर पीछे मुड़ी। ये किसको साथ ले आए हो तुम? अभी वो बौखलाकर शामिर को देख ही रही थी कि सामने से एक नस्वानी मगर सख्त आवाज आई। सामने तख्त व कुर्सियों पर पूरी महफिल जमी देख शामिर ने अपना सर खुजाया था। मेरी बीवी है। उसका लापरवाही से अदा किया जुमला पूरी महफिल में तहलका मचा देने के लिए काफी था। हर किसी का मुंह हैरत से खुल गया था, जबकि वो नौजवान इतना बड़ा धमाका करने के बावजूद बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खड़ा था। मरियम के लिए सब कुछ बहुत नया था। इसे तो लगता था शामिर कोई शहरी लड़का है, और क्यों करना लगता वो इतना आजादाना जिंदगी जो जीता था। गांव, फिर हवेली, फिर इतने सारे लोग। वो बहुत कंफ्यूज और नर्वस हो गई थी। उसे अंदाजा नहीं था शामिर का इतना बड़ा खानदान निकलेगा। नर्वस होने के सबब वो अपने होठों को काटते दोनों हाथों से अपनी कमीज की दामन को मजबूती से भींचने लगी। मुबारक हो, तुम्हारा एक घोड़ा रेस से बाहर हो गया है। रोनी अभी सरता पांव बगौर मरियम को देख ही रही थी, बाकी सबकी तरह, कि ना जाने कहां से वो हसीन नौजवान उसके कान के पास आकर सरगोशी करने लगा। जोनी ने तेजी से पलट कर देखा था। अमन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। जब जब शामिर उसे देखता था उसकी आंखों से पसंदीदगी झलकती थी। फिर वो किसी और लड़की को दुल्हन बनाकर कैसे ले आया अपनी? जोनी यही सोचकर उलझी। शहरोज से तो कभी कोई खतरा था ही नहीं, असल तो आमन और शामिर थे। जायदाद उनके पास थी। उसका पूरा प्लान खराब कर दिया था शामिर ने। वो शादी जो करके आ गया था। ये क्या बोल रहे हो बेटा? शमीम बेगम मारे सकते के सबसे पहले आगे आकर पूछने लगी थी। सच। लापरवाही से फक्त एक लफ्जी जवाब दिया, वो भी अपनी गर्दन की पुश्त हल्के से मसलते, जैसे जाहिर कर रहा हो कि बहुत थक कर आया है। इतना बड़ा धमाका करने के बाद भी उसका रिएक्शन बिल्कुल ठंडा था। हमारे यहाँ बाहर शादी करने की इजाजत नहीं है, क्या इस बात की खबर नहीं है तुम्हें? एहसन बख्श अपने रोबदाराना अंदाज में बरहमी से पूछने लगे। मरियम को अंदाजा नहीं था इतनी सख्त मुखालफत देखने को मिलने वाली है उसे। अगर जर्रा बराबर भी अंदाजा होता तो वो कभी इस निकाह के लिए राजी ना होती है, मगर पसंद आ गई थी। इसे अगवा करके शादी कर ली और अब घर ले आया हूँ, और प्लीज अब आप लोग मुखालफत ना दिखाएं इसके वालदेन की तरह। वो मुंह बिगाड़ते हुए बोला तो मरियम बेसाख्ता ही उसे उलझी निगाह से देखने लगी थी। ये कौन सी कहानी सुना रहा था वो? सफेद खुश्क होंठ, जर्द चेहरा, आंखों के नीचे गहरे काले हल्के, निढाल कमजोर जिस्म, गर्द आलूद कपड़े। उसकी हालत देखने के बाद शामिर की बनाई कहानी सबको सच्ची लगने लगी थी। तुम इसे अगवा करके लाए हो? फहीम बख्श ने निहायत हैरत से पूछा। खूबसूरत लौंडियों की कमी नहीं थी हवेली में, फिर उसे बाहर से एक लड़की को अगवा करके लाने की क्या जरूरत? ये हवेली में पहली बार हुआ था कि कोई हवेली का लड़का किसी लड़की को अगवा करके लाया हो। जी, निहायत मुतमईन होकर जवाब दिया। एक वक्त आमन ये काम करता तो शायद सब यकीन कर लेते, मगर शामिर इस जैसे खामोश सुलझे हुए नरम मिजाज लड़के से किसी को ये उम्मीद ना थी। वो तो खानदान का सबसे शरीफ लड़का था जो किसी के मामले में बोलता तक नहीं था। आमन बख्श चौधरी के अलावा बाकी सब बुरी तरह शौक में थे। दादा जान, इब्राहिम बख्श अपने भरमदार अंदाज में चलते हुए आकर उसके रूबरू खड़े हुए। अभी वो बोलने ही लगा था कि जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर रसीद हुआ। उसे थप्पड़ पड़ता देख मरियम पूरी जान से कांप उठी थी। हमने आज तक अपने किसी पोते पर हाथ नहीं उठाया, मगर तुमने मजबूर किया है हमें। वो निहायत सख्त लहजे व गर्जदार अंदाज में बरसे थे उस लड़के पर। मैं आप ही का खून हूँ दादा जान। मेरी पसंदीदा चीज कोई मेरे सामने किसी और को दे दे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं ये मेरा खून गवारा नहीं कर सकता। मुझे मारकर अपने हाथों को तकलीफ ना दें। मुझे पसंद आई, मैंने उठवा लिया, निकाह किया और यहाँ ले आया। चाहता तो कहीं और ले जाता, मुश्किल नहीं था मेरे लिए उसे छुपा कर रखना। मगर मेरी बीवी है, इस हवेली की इज्जत है, आपकी पत बहू है। मुझे आपसे छुपाना ठीक ना लगा। मुझे लगा किसी को पता हो या ना हो, मेरे दादा को पता होना चाहिए, ताकि कल को कोई बात हो उसके घर वालों की तरफ से तो मेरा दादा मेरे साथ खड़ा हो सके। शामिर झुकने वालों में से कहा था, अपने अल्फाजों से लचक दिखा दी थी, यही बहुत था उसके लिए। अब्बा जानी, बच्चा है, हो गई गलती, माफ कर दें उसे। अब तो शादी हो गई है, कोई क्या कर सकता है? शमीम बेगम को अपने जवान बेटे के सर पर मौत के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे थे। वो तेजी से आकर शामिर के सामने ढाल बनकर खड़ी हुई। माफ कर दें?
ہماری حویلی سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے. کل کو گاؤں میں خبر پھیلی کہ حویلی کا بیٹا شہر سے لڑکی اغوا کر کے لایا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی ہماری. رانی بیگم تو موقع مل گیا تھا شاہ میر کو جائیداد سے بے دخل کروانے کا. وہ یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دیتی، فوراً ہی جلے پر تیل ڈالنے کا کام کرنے لگیں. رانی بھابھی آپ تو چپ رہیں، کیوں میرے بیٹے کی دشمن بن رہی ہیں؟ شمیم بیگم فوراً ہی ان پر بگڑیں. میں کیوں چپ رہوں بھلا، میں کیا اس خاندان کا حصہ نہیں؟ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت خاک میں ملانے والے کام کر دیے ہیں اور تم چاہتی ہو کہ میں چپ رہوں؟ رانی بیگم فوراً ہی جوابی کارروائی کرتے ہوئے میدان میں اتری. آمن کسی طرح اپنے دادا کو لے کر جاؤ یہاں سے، تمہاری ماں تو پاگل ہو گئی ہے، شاہ میر کو آگ کروانے پر تلی ہے. شاہین بیگم جو خاموشی سے کھڑے سارا تماشا دیکھ رہی تھی، اپنے بڑے پوتے کے پاس آ کر آہستگی سے بولی، دادا جان آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے. ابراہیم بخش کی بہویں ان کے سامنے کتے بلی کی طرح لڑ رہی تھی. اس سے زیادہ اور کیا فساد برپا ہو سکتا تھا حویلی میں. وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے اپنے غصے پر قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آمن نے ان کا ہاتھ تھام کر گمبھیر لہجے میں کہا، اس لڑکے کو میری نگاہوں سے دور کر دو آمن، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر بیٹھوں. ابراہیم بخش نہایت جلال میں بولے، جی آپ میرے ساتھ چلیں، میں دیکھ لیتا ہوں پورا معاملہ. ابراہیم بخش کو اپنے بیٹوں سے زیادہ جس پر یقین تھا وہ تھا آمن. نہایت ذہین، ہوشیار، سلجھے ہوئے ذہن کا مالک اور سب سے بڑھ کر ان کا فرمانبردار. آمن نے مطمئن لہجے میں کہا تو وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہوئے. بھابھی آپ میرے ساتھ چلیں. زونی ادھر آؤ. مانا وہ 2 ماؤں سے جنے تھے مگر باپ ایک ہی تھا. شاہ میر نے جتنی اسے بچپن میں محبت دی تھی وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکا تھا. کہتے ہیں نا محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ لڑکی اغوا ہو کر آئی ہے، اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور تم چلے اسے بھابھی کہہ کر کمرے میں لے جانے. دماغ تو خراب نہیں ہو گیا شہروز تمہارا؟ رانی بیگم فوراً ہی شہروز پر برسنے لگی تھی جو مریم کو اپنے بھائی کی بیوی ہونے کے ناطے اس کے کمرے میں بھجوا رہا تھا تاکہ اسے یہ سب فیس کرنا نہ پڑے. زونی اپنی جگہ منجمد کھڑی تھی، وہ شہروز کے آواز دینے پر نہ آئی، اور آتی بھی کیوں؟ اس کے لیے تو نہ جانے کتنی بار عدالتیں لگیں اس حویلی میں، کتنی بار اسے سزائیں سنائی گئی. کوئی آیا اس کی مدد کرنے؟ جو وہ دوسروں کی مدد کرنے آگے بڑھتی، خاص طور پر اس شخص کی جو ہینڈ فری لگائے بیٹھا رہتا جب وہ نازک جان تھپڑ کھا رہی ہوتی تھی اپنے باپ کے. وہ بھولی نہیں تھی وہ منظر، اور نہ بھول سکتی تھی. مریم الجھی کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا شامیر نے یہ جھوٹی کہانی بنائی ہی کیوں ہے، جب جس کے سبب اتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں. رانی چپ کر جانے کا کیا لے گی تو؟ ابراہیم بخش کے وہاں سے جاتے ہی شاہین بیگم بھپر کر پوچھنے لگیں. اماں میں تو. رانی بیگم ابھی بولنا ہی شروع ہوئی تھی کہ شاہین بیگم نے انہیں اپنا ہاتھ دکھا کر روکا. چپ کر جا، بہت سن چکی ہوں تیری. خاموش تھی اس کا مطلب یہ نہ سمجھ کہ سمجھتی نہیں تیری چالاکیاں. شاہین بیگم دانت پیستے ہوئے بھپر کر بولیں تو رانی بیگم کی زبان کو چپ لگی تھی. اماں فہیم بھی تو شہر سے شادی کر کے لایا تھا لڑکی کو، اسے تو آپ لوگوں نے گھر پر رکھ لیا تھا، پھر میرے بیٹے کے لیے اتنی پابندیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ شمیم بیگم کے جملے تھے یا ایٹم بم؟ اقصیٰ پوری کی پوری ہل کر رہ گئی تھی. یہ کیا بول رہی ہیں بھابھی آپ؟ اقصیٰ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، وہ بے یقینی سے شمیم بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. شاہین بیگم نے فوراً اغرا کر شمیم کو دیکھا. ان کی آنکھیں الرٹ الارم تھی کہ بس اب چپ کر جاؤ. جس بات کو سالوں پہلے انہوں نے دبا دیا تھا اس کا ذکر یوں اچانک نکلے گا، انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا. دھونی واقف تھی کہ اس کی ماں کو دھچکا لگا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسے لگا تھا. فہیم بخش کچھ لمحوں کے لیے گڑبڑا گیا جیسے شاہین بیگم گڑبڑائی تھی. اس لمحے دھونی نے شاہین بیگم کا چہرہ دیکھا، وہ کچھ خوفزدہ سی معلوم ہوئی. ان کی پیشانی پر پسینہ بھی نمایاں چمک رہا تھا. اس چلبلی مگر سمجھدار گڑیا کا دماغ کھٹکا تھا اس لمحے. فہیم یہ بھابھی کیا بول رہی ہیں؟ اقصیٰ کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر جھر جھر بہنے لگے تھے. اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا فریب، وہ ماضی میں کی غلطی کے سوا کچھ نہیں تھا، بھول جاؤ اسے. فہیم بخش سختی سے کہتا منہ موڑ کر چل دیا تھا. اقصیٰ اسے بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی. اتنا بڑا دھوکا دینے کے بعد بھی اس شخص کی آنکھوں میں ذرا شرم نہ تھی، بلکہ شرم تو کجا لہجے میں کوئی لچک نہ تھی. امی جان سنبھالیں خود کو. اقصیٰ مزید اپنے پاؤں پر کھڑی نہ رہ سکی تھی، وہ لڑکھڑا کر زمین پر گری. زونی فوراً ہی بھاگتے ہوئے آئی تھی اپنی ماں کو اٹھانے. اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ خون کے آنسو روئی تھی. انہیں دونوں بازوؤں سے تھام کر اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے لگی. شاہ میر کو کسی کی نگاہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سوائے اس بلوری آنکھوں والی کی، جو اسے ایک نگاہ کدورت سے تکتے وہاں سے اپنی ماں کو لے کر چلی گئی تھی. ان بلوری آنکھوں میں اپنے لیے کدورت دیکھ اس کے دل کو رنج پہنچا تھا.
फहीम, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों दिया मुझे इतना बड़ा धोखा? अक्सा कमरे में पहुंचते ही फहीम को देख खुद को रोक ना सकी, फौरन ही उसके सामने खड़ी होकर गुस्से से भरे लहजे में इस्तिफसार करने लगी, जो उसका हक भी था। आप पहले से शादीशुदा थे, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे और मेरे घर वालों को इतने बड़े धोखे में क्यों रखा? क्या हो गया है? ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं जिस पर तुम माँ बेटी बैठकर हंगामा मचाओ पूरे गांव में। मर्द हूं मैं, 4 शादियां कर सकता हूँ। शुक्र करो कि तुम पे दूसरी सौतन नहीं लाया, वरना करना तो चाहिए थी मुझे तीसरी शादी। एक बेटा तो दे नहीं सकी मुझे, और आ गई है मेरे सामने सवाल करने। फहीम बख्श दांत पीसते हुए अकड़ कर बोला तो जोनी के तन बदन में आग लगी थी। फिर वही बेटे का ताना। कान पक गए थे उसके ये ताने सुन सुनकर। मियाँ बीवी बराबर के शरीक होते हैं, फिर बेटा ना होने पर सिर्फ मेरी माँ कसूरवार क्यों? आप शुक्र करें कि मेरी माँ ने कभी आपसे नहीं कहा कि कैसे मर्द हो तुम फहीम बख्श चौधरी, जो एक बेटा ना जन सके। जोनी उनके रूबरू आकर तड़ाक सा जवाब देते हुए बोली तो फहीम बख्श के आग लग गई। जवान दराज कहीं की। फहीम बख्श ने तेश के आलम में अपना हाथ उठाया था उसे मारने के लिए। जोनी के लिए ये कोई नई बात ना थी, वो शुरू से उसे ऐसे ही चुप कराया करते थे। थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ेगा वो जानती थी, इसलिए आंखें मीच गई। 2-3 लम्हों तक उसने इंतजार किया, मगर वो थप्पड़ उसके चेहरे पर लैंड ही ना हुआ। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने का मंजर ही उसकी आंखों को हैरान करने के लिए काफी था। फहीम बख्श का हाथ हवा में बुलंद था, जिसे जोनी के चेहरे पर पड़ने से पहले ही आमन ने रोक लिया था। जोनी को अपनी आंखों पर यकीन न आया कि इसकी खातिर वो अपने चाचा के सामने आ गया है। जवान औलाद है चाचा, थोड़ा तो लिहाज करो। माना उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था, आंखें अंगारा बरसा रही थी, मगर लहजे में लचक थी। वो अपने चाचा का एहतराम नहीं भूला था। निहायत आहिस्तगी से उनका हाथ नीचे की जानिब छोड़ते वो समझाने वाले तर्ज में बोला, तुमने मेरा हाथ कैसे रोका? अगले ही पल फहीम बख्श गुस्से से आमन का गिरेबान पकड़ते धाड़ा। वो उसके पास जवाब नहीं था कोई। वो खुद भी नहीं जानता वो क्यों बीच में आ गया था आज। छोड़ दें इसे, मुझसे बात करें। वो आमन का गिरबान छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके बाप की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो छुड़वा ना सकी। तू दूर हट हरामजादी, तेरी ही वजह से आजकल का बच्चा मेरे मुंह को आ रहा है। फहीम ने उल्टे हाथ से उसे जोर से धक्का देकर दीवार पर दे मारा। जोनी। अक्सा बेगम फौरन ही जोनी को उठाने भागी थी। चाचा। आमन जोर से चिंगाड़ा, उसका जब जवाब दे गया था। अपना गिरबान छुड़वाने में उसे एक लम्हा न लगा। फिर अगले ही पल फहीम बख्श की गर्दन पर उसका हाथ था। क्या कर रहे हो? छोड़ो। जोनी का सर दीवार से टकराया था, जिसके सबब उसके सर से खून निकलने लगा। माना वो तकलीफ में थी, मगर ये देख के कि लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ गई है, वो तेजी से आमन की जानिब आई। हाँ बेटा, छोड़ो। आमन गुस्से से चीखता हुआ उन्हें एक जस्त में खींचते दीवार से लगा गया था। जोनी और अक्सा बेगम इस नौजवान के हाथों से फहीम की गर्दन गर्दन आजाद कराने की सही कर रहे थे। इस लड़की को समझ ना आया आमन को हुआ क्या है आज, वो क्यों उसके लिए इतना लड़ रहा है, इतना गुस्सा, इतना जलाल क्यों? ये कोई पहली बार तो ना था कि फहीम ने उस पर हाथ उठाया हो। आमन इस कदर गुस्से में था कि जोनी और अक्सा बेगम मिलकर भी फहीम की गर्दन उसकी पकड़ से आजाद नहीं करा पा रहे थे। फहीम बख्श को सांस आना रुक गया था, उसका चेहरा सुर्ख और आंखें बाहर उबलने को थी। क्या पागल हो गए हो? जान से मार दोगे इन्हें? बस चले तो मार ही दूं। वो उन्हें झटके से छोड़ जोनी की आंखों में झांकते हुए धाड़ा। क्यों? वो समझ ना सकी इतना गुस्सा क्यों था आखिर। वो बगैर जवाब दिए गुस्से से वहां से चला गया, जबकि फहीम बख्श गहरे गहरे सांस दे रहा था। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि कत्ल कर दूं तेरा, और अपनी माँ को भी ले जा। अक्सर जो उसके पास खड़ी फिक्रमंदी से उसका चेहरा तक रही थी, उसका हाथ पकड़कर जोनी की जानिब धकेलते भपर कर चिंघाड़ा। उसे कदूरत व नफरत से तकते जोनी अपनी माँ को लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। दूसरी जानिब क्या नाम है इस लड़की का? शाहीन बेगम रोबदार अंदाज में शामिर को देख इस्तफसार करने लगी। मरियम। बस उसका नाम बताना था कि सब हक्का बक्का होकर उस लड़की को तकने लगे। शाहीन बेगम को अपनी कमर पर पसीने की बूंदें ढलती हुई महसूस हुई। मरियम। वो जेर लब दोबारा बड़बड़ाई, जबकि ये नाम सुन शमीम बेगम की आंखें चमकी। उन्होंने तेजी से मरियम को बगौर देखा। शामिर ने महसूस किया कि ये नाम सुनते ही सब ठंडे पड़ गए हैं। रानी बेगम हो या शाहीन बेगम, कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सब बस मरियम को तनकीदी निगाहों से सरता पांव घूरे जा रहे थे। कहाँ? कहाँ की है ये? शाहीन बेगम लड़खड़ाती जबान के साथ इस्तिफसार करने लगी। कराची। शामिर के बताते ही शाहीन बेगम तो जैसे बेहोश होने को थी, क्योंकि उनकी पोती का ननिहाल भी कराची में ही था। कई साल पहले अपनी पोती मरियम को उन्होंने कराची में ही भिखवाया था। ये सुन शमीम बेगम की आंखों में जुगनू जगमगाने लगे थे। मेरी बहू। शमीम बेगम फौरन ही उसे अपने सीने से लगाकर पुचकारे का हाथ फेरते
तेजी से बोली। इस हसीन नौजवान ने उन्हें छोटी आंखें करके घूरा। इन्हें क्या हुआ अचानक? वो यही सोच रहा था। इसे इसे कमरे में ले जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। शाहीन बेगम फौरन ही कहकर वहां से चली गई थी। उसकी ताई भी बिल्कुल खामोश हो गई थी अब। सब मरियम को टुकटुकी बांधे देखे चले जा रहे थे, जैसे वो कोई दुनिया का 8वां अजूबा हो। मरियम इन सबके देखने के सबब बहुत नर्वस फील कर रही थी। चलो, शामिर ने सबके सामने उसका हाथ थामा और अपने साथ ऊपर की जानिब ले गया। अभी वो आधी सीढ़ियां ही चढ़ा था कि उसके कदम रुके। सामने से जोनी जो आ रही थी, अपनी माँ को सीने से लगाए। वो हसीन चुलबुली गुड़िया उसे देख कर भी अनदेखा कर बराबर से गुजर कर जाने लगी, तो उसके दिल में दर्द की टीस सी उठी थी। उसने जोनी के सर से खून निकलते देखा था, मगर कुछ बोल न सका। वो अपने उल्टे हाथ की मुट्ठी भीज गया, साथ साथ सीधे हाथ पर भी दबाव बढ़ा था, जिसके सबब मरियम निगाह उठाकर उसे देखने लगी। तब उसने जोनी को बराबर से जाते देखा। जोनी के जाने के बाद वो अपना सर झुटक कर मरियम को लेकर अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अगला सीन। अक्सा बेगम ने कमरे में आते ही जोनी के सर से निकलने वाला खून साफ किया और पट्टी बांध दी। वो मुसलसल रोए चली जा रही थी। अम्मी जान, आप चुप हो जाएं। इस शख्स के लिए आंसू बहा रही हैं जो आपके आंसुओं के काबिल ही नहीं। जोनी ने उन्हें अपने बेड पर बिठाया था, खुद नीचे उनके कदमों में बैठ गई। अक्सा के आंसू अपनी उंगली के पोरों से साफ करते बड़ी मोहब्बत से समझाते हुए बोली। उसे समझ नहीं आता था आखिर उसकी माँ उस आदमी के साथ रह कैसे रही है, जो बेटा ना पैदा करने के सबब उसकी जिंदगी को जीते जी अजाब बना चुका है। उसके नजदीक फहीम बख्श चौधरी डिजर्व ही नहीं करता उसकी माँ जैसी अच्छी औरत को। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? उसके अचानक सवाल पर अक्सा बेगम उसे उलझ कर देखने लगी। अगला सीन। ये मेरा कमरा है, वो मरियम को अपना कमरा दिखाते हुए बोला। वो फक्त इस बात में सर हिलाने लगी। तुमने झूठ क्यों बोला सबसे? क्यों कहा कि मुझे अगवा? अभी वो बोल ही रही थी कि मुकाबिल ने उसके होठों पर हाथ रखकर आवाज दबाते तेजी से उसके नाजुक सरापे को दरवाजे से लगा दिया। उसके अचानक अमल पर मरियम की आंखें हैरत से बड़ी हुई थी। श्श, यहाँ दीवारों के भी कान हैं, वो सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला। शामिर ने ध्यान न दिया। वो उसे चुप कराने के चक्कर में बहुत नजदीक आ गया था। उसके हाथ अभी भी मरियम के होठों पर थे। तुम्हारा नाम मरियम है, तुम कराची में रहती थी, घर का एड्रेस बताने की किसी को जरूरत नहीं, ना अपने वालिदैन के बारे में बताने की। बस ये याद रखना कि तुम यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी, वहीं मुझे तुम पसंद आई, वहीं से मैंने तुम्हें अगवा कराया और जबरदस्ती निकाह किया। तुमने सबके सामने यही दिखाना है कि तुम डर की वजह से मेरे साथ रह रही हो, ना कि खुशी से। उसे बुरी बात समझाने लगा। समझी? उसके पूछते ही मरियम ने पलकें झपकाई थी। वो हैंडसम नौजवान नहीं जानता। मरियम सांसें रोके खड़ी थी उसकी नजदीकी के सबब। अपनी बात पूरी कहने के बाद उसे एहसास हुआ कि मरियम सांस नहीं ले रही, जिस पर उसने तेजी से हाथ हटाया था। उसके हाथ हाथ हटाते ही मरियम ने गहरा सांस लिया, मगर कहाँ कुछ नहीं। उसके गाल बुरी तरह दहक रहे थे। चलिए जी, अच्छे से रिव्यू दीजिएगा एपिसोड पे आप लोग, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।